जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं राजेश वर्मा। आज हमारे बीच में हिंदी के प्रकांड विद्वान और सुप्रसिद्ध जमीन से जुड़े हुए समाज सेवक तथा महान शिक्षक और कांग्रेस के जुझारू नेता, माध्यमिक शिक्षक संघ मऊ के जिलाध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में स्थान रखने वाले व्यक्तित्व श्री अवनीश कुमार सिंह जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप एक शिक्षक हैं, जमीन से जुड़े हुए कांग्रेस के जिले के एक वरिष्ठ नेता हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ के आप जिलाध्यक्ष भी हैं जी, एक प्रसिद्ध समाज सेवक भी हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियां आप एक साथ कैसे निभा लेते हैं? देखिए, जो व्यक्ति सक्रिय रूप से रहेगा वो सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लेगा। मैं विद्यालय के समय पर निश्चित समय विद्यालय जाता हूं। कॉलेज से खाली होने के बाद कुछ समय मिलता है, मैं संगठन की गतिविधि में काम करता हूं। जो अवकाश का समय मिलता है या अन्य जो समय हमको मिलते हैं, उस समय कांग्रेस के कार्यक्रमों को मजबूती से उसमें लगा रहता हूं, उसके कार्यक्रमों में जाता हूं, अपनी बात रखता हूं, सुझाव देता हूं, कांग्रेस की नीति को लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी के विचारों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा जी, और आप सक्रिय राजनीति में आए जी। क्या कहना चाहेंगे? इस समय में कहना चाहेंगे, जब मैं विद्यार्थी था उस समय चंद्रशेखर जी बहुत सक्रिय व्यक्ति थे। हमारे पत्र व्यवहार भी उनसे होते थे। आज भी बहुत पत्र रखा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा। चंद्रशेखर जी मेरे यहाँ भेजते थे और मैं भी उनको भेजता था। विभिन्न कार्यक्रमों में, नए वर्ष पर, विभिन्न त्योहारों में चंद्रशेखर जी सहृदय बड़ा सम्मान करते थे। और सबसे पहले मैं समाजवादी जनता पार्टी, जो जनता पार्टी चंद्रशेखर जी की थी, जनता पार्टी का मैं सदस्य बना और उनके लोगों के साथ काम किया। बाद में माननीय सुरेश बहादुर सिंह जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनसे विचारों से प्रभावित हुआ और कल्पनाथ राय जी जब निर्माण और विकास के कार्य करने लगे तो उसके बाद मैं कल्पनाथ राय से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया और कांग्रेस ने मुझे बहुत जिम्मेदारी दिया, जिसका मैं निर्वहन ईमानदारी से करता हूं। श्री सिंह साहब, कल की राजनीति और आज की राजनीति में आपको क्या अंतर दिखता है? देखिए, कल की राजनीति में सिद्धांतों की राजनीति थी, आज सिद्धांतों की राजनीति नहीं रह गई। उस समय जो हमारे गांव में, समाज में जो बड़े बुजुर्ग थे, कोई बात कहते थे तो उसका सब लोग पालन करते थे। लेकिन आज वह व्यवस्था बदलती गई और बदलने का कारण यह है कि हर जगह कहीं जातवाद, कहीं धर्मवाद, कहीं वर्गवाद के नाम पर लोगों को जो बांटने की कोशिश की जा रही है, यही कारण है कि प्राचीन व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में जो राजनीतिक परिवेश है वो काफी परिवर्तित होता जा रहा है। आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और प्रदेश स्तर के कांग्रेस के एक सक्रिय सिपाही भी हैं जी। आपकी नजर में कांग्रेस का पतन, इसका कारण क्या रहा है? देखिए, मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष 2013 से 19 तक रहा और इसमें मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं। कांग्रेस के जो थोड़ा सा पतन होने का कारण था, पतन तो नहीं हुआ, लेकिन जो हमारी कमजोरी हुई, जब हम कांग्रेस से टूटते गए, उसके पीछे कारण यही था कि जो जातिवादी शक्तियां थी, सांप्रदायिक शक्तियां थी, समाज को इस प्रकार से जो है विद्वेषित की, द्वेष फैलाई कि लोग जाति और धर्म में बट गए। और कांग्रेस में जो संपूर्ण समाज के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, विशेषकर दलित समाज के लोग जो कांग्रेस से जुड़े थे, उनको जात के नाम पर अन्य राजनीतिक पार्टियां तोड़ती गई। इसका कारण रहा कि धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर होती गई और कहीं ना कहीं से हमारी पार्टी में भी कमी थी कि हमको जोड़ने में सफल नहीं रहे। लेकिन फिर प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी की जो सक्रियता बढ़ी है, उन्होंने जो 3500 किलोमीटर की यात्रा की, पद यात्रा, और प्रियंका जी की जो देशव्यापी तूफानी दौरा है,
हर वर्ग के लोग धीरे धीरे कांग्रेस में जुड़ते जा रहे हैं। आने वाले समय मुझे पूरा विश्वास है कि देश में पुनः कांग्रेस का परचम फैलेगा। ऐसा कार्यकर्ताओं में विश्वास है और आम जनता भी कांग्रेस की तरफ बहुत मजबूती के साथ देख रही है। आप कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ साथ विद्वान शिक्षक भी हैं। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। कहा जा रहा है यह बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होगी। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है उसके बहुत से विचारधाराओं को तो मैं मान रहा हूं, लेकिन उसमें एक व्यवस्था बना दी गई। जो आयोग बना है शिक्षा नीति में, उसमें सिस्टम बनाया गया है कि 2035-36 तक शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाए, जिसका मैं विरोधी हूं। अभी जो नई शिक्षा नीति की व्यवस्था बनी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है, नया आयोग जो नई शिक्षा नीति में वो कारगर होगा, उसमें शिक्षकों के तमाम अधिकारों को छीना जा रहा है, उनको पनिशमेंट देने के अधिकार बढ़ रहे हैं, टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। और नई शिक्षा नीति की जो व्यवस्था है रोजगार परक तो है ही नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित ये आयोग है। इसमें संशोधन की आवश्यकता है। कुछ मामले में इसमें अच्छाई है, लेकिन ज्यादा बुराइयां हैं जो परिवर्तित होने की जरूरत है। मेरा जो सुझाव है, सरकार को चाहिए कि इस नई शिक्षा नीति को नए सिरे से अध्ययन करे और जो शिक्षाविद हैं, प्रमुख शिक्षाविद हैं, उनसे राय लेके पुनः यह समिति गठन करे, और तब जो है यह शिक्षा नीति कारगर होगी। नहीं तो जो 86 में शिक्षा नीति हुई, कोठारी आयोग हुआ, महात्मा गांधी की जो शिक्षा नीति वो लागू हुई और कुछ न कुछ कमियां रही। और जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है इसमें ज्यादा कमी है। पर शिक्षा का निजीकरण जब कर दिया जाएगा तो प्रबंधन के हाथ में हो जाएगा, उसका व्यवसायीकरण होगा, पूंजीवादी लोग शिक्षा पर हावी हो जाएंगे। इसलिए इसको परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। आप एक शिक्षक के साथ साथ शिक्षक नेता भी हैं। शिक्षक ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन को लेकर सड़कों पर है, जबकि आपकी ही सरकार ने पेंशन बंद की थी और श्री मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ने कहा था पेड़ पैसे पे नहीं उगते। आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि राजेश भाई, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरी सरकार ने पेंशन नहीं बंद किया था। 2004 में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, भाजपा का शासन था, इसमें पेंशन बंद की गई। मनमोहन जी से जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया, लेकिन हमारी सरकार तत्पर है, माने कांग्रेस की सरकार, हमारी सरकार का मतलब कांग्रेस की सरकार है, जहां जिन जिन राज्यों में है उन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि अगर सत्ता का परिवर्तन हुआ तो पुरानी पेंशन लागू होगी। जो एनपीएस का मामला है, एनपीएस एक शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट की स्थिति है कि जो शिक्षक या देश के कर्मचारियों का पैसा इसमें एनपीएस में जमा हो रहा है, वह पैसा उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। ओल्ड पेंशन में इसकी गारंटी थी। ओल्ड पेंशन स्कीम बुढ़ापे का सहारा है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम रिटायर हो जाएं तो हमारा एक ऐसा आधार है कि मैं अपने बच्चों पर, अपने अन्य लोगों पर आश्रित न रहे, मेरा एक आधार स्वयं का रहे। और जब हमारे सांसद विधायक लेते हैं, सब लोग लेते हैं, उनको भी एनपीएस लेनी चाहिए। हमारे कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि एनपीएस आप लीजिए, हमको एनपीएस दीजिए। अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम लेते हैं तो मुझे भी ओल्ड पेंशन स्कीम देनी चाहिए। इसलिए ओपीएस के हम समर्थक हैं और इसकी हम लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम लोग को विश्वास है कि सरकार हम लोग के सामने झुकेगी और ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में लागू होगी। बात सही कह रहे हैं आप। एक नेता चुनाव जीतकर जब विधायक और सांसद बनता है, चाहे वह एक दिन का ही सही, तो उसे पेंशन दी जा सकती है। 60 साल 65 साल अपने जीवन को सरकारी सेवा देने के बाद भी वह कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं। संविधान समानता का अधिकार देता है। तो एक देश में दो प्रकार का कानून क्यों है? यह गलत है ना। यह जो देश की जो अव्यवस्था है, यह अराजकता है, सरकारों की नासमझी है। एक दिन अगर काम करने वाला व्यक्ति पुरानी पेंशन का हकदार है तो 60 वर्ष
55 बरस, 62 बरस, 65 बरस काम करने वाला कर्मचारी अधिकारी भी इसका अधिकारी है। यही संविधान सम्मत है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और पुरानी पेंशन लागू करना चाहिए। कांग्रेस के सहयोगी दल और कांग्रेस मिलकर INDIA गठबंधन बनाए हैं। इसका भविष्य आपकी नजर में क्या दिखता है? इसका भविष्य यही दिखता है कि जो 10 वर्ष से देश में जो अव्यवस्था अराजकता की स्थिति है, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। इस संगठन के आने पर जब नई सरकार बनेगी तो देश में आमूलचूल परिवर्तन होगा और लोकतंत्र में सत्ता के परिवर्तन के बाद जनता की भावनाओं का सम्मान होता है। इसलिए यह गठबंधन जो बना है यह सफल होगा और निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। सामाजिक, आर्थिक और देश का जो बौद्धिक स्थिति है उसमें परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यूपी के बारे में कहा जाता है और यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब से जाति आधारित राजनीति शुरू हुई है तब से कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? यह सही है। जाति आधारित राजनीति से कांग्रेस का ग्राफ गिरा है। कई राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रीय स्तर की हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर पर कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर जाति के नाम पर संगठन बनाकर लोगों को गुमराह करके जो संविधान और समाज दोनों के लिए जो है घातक है, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और इसका यही कारण है जिसके कारण कांग्रेस कमजोर हुई। आने वाले दिनों में लोग जागरूक होते जा रहे हैं। धीरे धीरे इन दलों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, पर एक राष्ट्र एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य हो, इस पर आपका क्या विचार है? ये सही है, यही होना चाहिए। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था है तो हमारा देश का संविधान एक है, हमारे देश में सबकी नागरिकता एक है, हमारी राष्ट्रभाषा एक है। क्षेत्रीय भाषा भले देश में है, राष्ट्रीय भाषा एक है। इसलिए एक साथ इन व्यवस्थाओं का संचालन होना चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। विकास पुरुष स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी जो आपके काफी करीबी रहे हैं, उनके बाद पूर्वांचल को तथा कांग्रेस को ऐसा कोई भी नेता नहीं मिला जो पूर्वांचल में कांग्रेस के उत्थान का कारक बने। इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या राय है? इस संबंध में मुझे यही कहना है कि विकास पुरुष कल्पनाथ राय जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करते थे और जो नेता हैं वो जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। इसलिए वो जो है अपने जाति वर्ग के चक्कर में निर्माण और विकास को भूल जाते हैं और ऐसा ही स्थिति हुई। जितने सांसद विधायक मऊ में हुए कल्पनाथ राय जी के बाद, उन लोग या तो कोई जेल में है या तो किसी पर कोई संगीन अपराध है। अगर नहीं भी जेल में था तो वह जो है व्यक्तिगत विकास किया, उसको इस क्षेत्र की जनता के बारे में या इस जिले के या पूर्वांचल के विकास से उसका कोई संबंध नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष वर्तमान में श्री अजय राय जी हैं, साथ ही वह पूर्वांचल से भी जी। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है जी। उनके निर्देशन में कांग्रेस के प्रदर्शन की आपको क्या उम्मीद लगती है? देखिए, अजय राय बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में लड़के और उन्होंने जो वोट प्रतिशत प्राप्त किया बनारस से, इससे उनका क्रेज और बढ़ गया। 4 बार विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे हैं और माफियाओं से लड़ने में सबसे बहादुर और सक्रिय अध्यक्ष होने के पहले भी वो थे। और इस समय पूरा प्रदेश के जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वो सब लोगों के मन में यह भारी उत्साह है कि अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत ताकत खातू बढ़ेगी, बहुत मजबूती खातू बढ़ेगी और 2024 में भी हम सफलता प्राप्त करेंगे और 27 में हमारी सरकार बन सकती है। ऐसा कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है अजय राय जी के नेतृत्व में। अभी 5 राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, इस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं
और इसके पहले उत्तर प्रदेश की सपा सरकार माननीय अखिलेश यादव और अजय राय जी और साथ ही कमलनाथ जी सीटों को लेकर के कुछ तूतू मैंने देखने को मिल रही है। तो क्या इंडिया गठबंधन इससे कमजोर नहीं हो सकता? ऐसा है कि चुनाव के समय में एक क्षेत्र से कई उम्मीदवार टिकट मांगते हैं। उसमें होता है क्या कि जो सक्रिय होता है पार्टी उसका चयन करती है, तो कुछ साथी तो नाराज होते ही हैं, लेकिन उससे आम जनमानस पर, जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और सक्रिय लोगों को टिकट देना चाहिए जो फील्ड में काम करते हैं, जो मजबूती से रहते हैं, और थोड़ा बहुत बिखराव से दल के संगठन पर या उसके मत परिषद पर बहुत असर नहीं पड़ता। आप भी एक हिंदू हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। राम मंदिर बन रहा है, उसका जो क्या कहते हैं स्थापन पूजन का डेट यानी दिनांक निश्चित हो गया है उस पर हाय तौबा मचा हुआ है कि इनको बुलाव पत्र नहीं दिया जा रहा है, उनको नहीं दिया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भगवान राम हम लोगों के आदर्श हैं, उनका मंदिर बनना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है। और सबका स्वागत है, सबका सहयोग है, सबको जाना चाहिए, कोई बुलावा दे या न दे। जहां मेरा व्यक्तिगत विचार है, सबको भगवान राम के मंदिर के निर्माण में सहयोग करना चाहिए, जाना चाहिए। सरकार तो दल के हिसाब से, द्वेष के हिसाब से बुलावा देगी नहीं देगी, उसका ध्यान नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की जनता से अंत में आप क्या अपील करना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की जनता से अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों की जो बेरोजगारों की फौज खड़ा हो रही है, इसे निजात पाने के लिए आप लोग आने वाले चुनाव में सत्ता परिवर्तन करिए, लोकतंत्र के नए पर्व की शुरुआत करिए, यही हम अपील करना चाहेंगे। आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।